എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ സഭയിലെ പീഡനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി മുംബൈ സ്വദേശിനി. എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ സഭയിൽ ചേർന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചവർക്ക് അമ്മയാകാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി. ദൈവത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അംശം പിറവിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നും ഇനി ഉണ്ടാകുന്നത് ചെകുത്താന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നുമാണ് സഭ വിശ്വാസികളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്. സിയോണിൽ വെച്ചുണ്ടായ കുട്ടികളെ ചെകുത്താന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തി. തന്റെ ഭർത്താവ് സാധാരണ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. സിയോണിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ കുട്ടികൾ വേണ്ടെന്നായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ നിലപാടെന്നും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി. बहुत बार हमारा काउंसलिंग कराया गया, हर काउंसलिंग में यही बोलते हैं वहाँ के लोग कि बच्चा पैदा नहीं करना है, तुम्हें समझता नहीं है कि ये शैतान का बच्चा है, ये सियोन के विरुद्ध बात कर रहा है, इसको सियोन से निकाला गया, ऐसे वहाँ का रूल है, इसलिए कोई कुछ पूछना नहीं है। बहुत मेंटली फिजिकली मतलब ऐसे टॉर्चर करते हैं कुछ लोगों ने, तो मुझे नहीं पता है, मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने वहाँ आत्महत्या भी की है। तो पूरे दिन मैं स्टेशन पे बैठती थी, रेलवे स्टेशन पे, और ऐसे ही बैठे बैठे पानी पी के रहती थी। फिर उन लोग आते थे अपने घर पे, तब जाके मैं उनके घर में बैठ के खाना खाती हूँ। लेकिन ये चर्च ऐसा है, ये सियोन ऐसा है कि यहाँ पे हर किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं और हस्बैंड को भड़काते हैं, बीवी को भड़काते हैं कि इन लोगों को अलग कर दो, डिवोर्स कर दो। और ये गंदी औरत है, इससे बात नहीं करना है इसको, अभी इसका हस्बैंड डिवोर्स देगा, इसको सियोन से निकाला है, निकलो तुम यहाँ से, नहीं पोड़ी नहीं आ रहा है, नहीं पोड़ी, ऐसे करके मुझसे बातें करके मुझे धक्का मार के निकाल देते थे। क्योंकि इन लोग गुंडागर्दी भी बहुत करते हैं, लोग जाके कोटेशन देते हैं मारने के लिए, सियोन वाले कोटेशन देते हैं कि आज मैं केरला के मुख्यमंत्री से ये बात पूछती हूँ कि मैं मुंबई महाराष्ट्र की रह के मैं यहाँ आई हूँ आपके देश में, क्या मुझे कोई इंसाफ नहीं दिलाओगे आप लोग? വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ആണിയടിച്ച് അത് ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരുപാട് മതസംഘടനകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മതസംഘടനകളെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ലാഭം കൊയ്യുന്ന ഒരുപാട് തട്ടിപ്പ് സംഘടനകളുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളായി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ജീവിതവും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ. അത്തരത്തിൽ മുരിയാട് എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ തട്ടിപ്പിന്റെ മഹാസമുദ്രമായി കഴിഞ്ഞ ആ സംഘടനയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി. അവർക്ക് പറയാനുണ്ട് പറ്റിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ, ജീവിതം തുലഞ്ഞു പോയതിന്റെ, ഇന്ന് ഒന്നുമില്ലാതെ നിസ്സഹായമായി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പിടി കഥകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ നിഴലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലഹരി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം തകർന്നടിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന്. മുരിയാട് ഇമ്മാനുവൽ, എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ ആ ഒരു വലിയൊരു തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഘടനയുമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में मैं जॉब करती थी गारमेंट में, और वहाँ पर मेरे हस्बैंड भी वहीं जॉब करते थे। उन्होंने मुझे सियोन के बारे में बताया, एम्पर इमानुएल चर्च के बारे में जो मुरियाड में है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया और मैंने वो सुना। फिर मुझे 8 दिन के लिए क्लास के लिए बोला गया कि वहाँ जाके सद्वार्ता सुनो। मैं सद्वार्ता सुनने के लिए यहाँ पर आई, तो यहाँ पे मैंने सद्वार्ता 8 दिन के लिए सुना। मुझे बताया गया कि पहली आज्ञा का उल्लंघन, छठी आज्ञा का उल्लंघन, दुनिया की बातें बहुत कुछ बताई गई। लेकिन सुनने के बाद में जब हम वापस गए तो फिर हमारी वहाँ पे प्रार्थना होती थी, सब कुछ होता था। दोबारा फिर मुझे बोला गया कि वापस सियोन में जाना पड़ेगा। ऐसे करते करते उन्होंने मुझे 3 बार यहाँ पर सियोन में लेके आए, और ये बात मेरी मम्मी को नहीं मालूम था। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, इसलिए मम्मी को ये बात नहीं पता था। तो मैं यहाँ जब आई तो मम्मी फिर घर पे बोलने लग गए कि अब तुम बहुत बार यहाँ वहाँ जाती हो, काम करो, अब तुम बस शादी करेंगे। तो शादी के लिए जब वहाँ तैयारी करने लग गए थे तो मैंने सियोन में बताया, तो उन लोगों ने बोला कि तुम अभी हिंदू धर्म में शादी नहीं कर सकती, तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो चुका है, तुम क्रिश्चियन बन चुकी है और अब तुमको यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी। तो आपने बताया कि आप हिंदू फैमिली से हो, मुंबई से हो, तो जायज़ है कि हिंदू लड़कियों को वो बिंदी लगाना पड़ता है, പൊട്ട് വെക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മലിടണം, വളയിടണം, പാദസരം ഇടണം. അതും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശീലിച്ചു വന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി മുതൽ പൊട്ട് തൊടാൻ പാടില്ല, കമ്മലിടാൻ പാടില്ല, മൂക്കുത്തി ഇടാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ? वो आपको मंजूर था क्या?
मंजूर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये विश्वास में आने के बाद सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक हिंदू लड़की बिंदी, चूड़ी, कंगन सारा सब कुछ पहनती है, लेकिन यहाँ विश्वास में आके बोला जाता है कि तुम ये नहीं पहनना है, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। हमारी मर्जी से हम जिंदगी जी ही नहीं सकते हैं, सारी जिंदगी सियोन की मर्जी से ही जीना पड़ता है। उनकी मर्जी से हम चलना, हमारा ड्रेस का कपड़ा, हमारा खाना, हम सब कुछ जैसे सियोन में बोला जाता है वैसे ही हमको करना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं अपनी मर्जी का कुछ एक ड्रेस भी नहीं ले सकती। मुझसे बोला जाता है कि ऐसे कपड़े नहीं, ये कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे सब बोला जाता है मुझसे। लेकिन मैंने सब कुछ स्वीकार करके भी ऐसे मेरे साथ किया। अब मैं 3 बार केरला में आई थी सद्वार्ता सुनने के लिए। उसके बाद में मेरे साथ इन लोगों ने बोला कि नहीं, तुम हिंदू धर्म में अब शादी नहीं कर सकती, अभी तुमको यहीं करना पड़ेगा। അപ്പോൾ आपके वो पति जो आपसे प्यार किया, आपसे शादी की, तो നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സദ്വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് സിയോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എംപറർ ഇമാനുവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും? കാരണം ഒരു പറഞ്ഞു बहुत सारे बार केरला आए हो, जियोन में आप शामिल भी हुए हो और उसके बाद आप वापस भी जा चुकी हो बहुत बार मुंबई. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ വന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിരുന്നോ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച്? डाउट जैसे मुझे ऐसे कुछ पता नहीं था, ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं था। सद्वार्ता सुना क्योंकि मुझे यहाँ केरला का कुछ सिस्टम मालूम नहीं है, भाषा का भी प्रॉब्लम है और मुझे बाहर कहीं जाने देते नहीं है। स्टेशन से बस आती थी सियोन का लेने के लिए और हमारी क्लास ख़त्म होती है तो हमें स्टेशन छोड़ा जाता है और हम ट्रेन में बैठ के घर चले जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन कभी कोई डाउट पूछा नहीं, कुछ मालूम नहीं। जो कुछ भी पता चला शादी के बाद ही मालूम पड़ा, जो मतलब वहाँ की सच्चाई। सिर्फ यही बोला जाता है कि पहली आज्ञा का उल्लंघन है, एक हिंदू लड़की जैसे मैं नहीं रह सकती हूँ। बस तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे रहना है, अपने माँ बाप को छोड़ो, अपने भाई बहनों को छोड़ो, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, पूजा नहीं करना है, पूजा का कुछ खाना नहीं है, और जो भाई बहनों का जो एक रिश्ता होता है, रक्षाबंधन, वो सब छोड़ना पड़ता है। दिवाली होली कुछ भी नहीं मनाती थी, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के इन लोगों ने मुझे वहाँ लेके, मेरे हस्बैंड ने मेरे से शादी करी, फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे अब छोड़ के रख दिया। मैं कहीं की नहीं रही, मुझे ऐसे रोड पे लाके छोड़ा है। और इसमें पूरा हाथ मेरे हस्बैंड, उनकी फैमिली और सियोन का है, सियोन के लोगों का है। इसमें वही लोग सब उनको भड़का भड़का के अलग करते हैं मेरे से। ഇവരുടെ ആചാരങ്ങൾ 15 വയസ്സ് മുതൽ അച്ഛനില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഈ പെൺകുട്ടി ഓരോ മാസവും സമ്പാദിക്കുന്ന ആ ഒരു 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഇവർ ഈ 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഒരു 5-6 കൊല്ലം സമ്പാദിച്ച കാശ് മുഴുവൻ കേരളത്തിലേക്ക് സ്നേഹിച്ച പുരുഷൻ്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ത്യജിച്ചത്. ഇവരുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നതും അതിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ വെച്ചിരുന്ന ഒരു നിബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത്, തിരിച്ച് മുംബൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10% ഓരോരുത്തരുടെയും ജോലിക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അനുസരിച്ച് ഇവരോട്, ഈ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് 10% സംഘടനയിലേക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ്. ഓരോ ഇവരുടെ സംഘടനയുടെ ആഘോഷം അനുസരിച്ച് ഓരോ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിഹിതമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു പടി ഇതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അധിപതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അധിപനെ ഇഷ്ടമാവില്ല. ദൈവത്തിനെ മറികടന്നാണ് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, സാത്താൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അമ്മ തന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങൾ, പാദസരം എല്ലാം എടുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മൂക്കുത്തി, കമ്മല് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘടനയിലേക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് കൊടുത്തിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ ചെയ്തിരുന്നത്? എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞത്? എങ്ങനെയായിരുന്നു? मतलब ये बोला है कि ये सब निकालो, ये प्रभु के लिए निकालना है, पायल नहीं पहनना है, चूड़ी नहीं, ये सब कंगन निकालो, टीका नहीं पहनना है, नाक में हम जो पहनते हैं वो तलक नहीं पहनने देते हैं, ये प्रभु के लिए है, प्रभु ने ऐसा सिखाया है। सियोन में ऐसे कुछ कोई नहीं पहनता है, सब कुछ निकाल के फेंको, यहाँ इतनी सब कुछ नहीं पहनना है, सिर्फ एक रोजरी पहनना है बस, और प्रार्थना करना है। ऐसे ज़िंदगी जीते थे। सफ़ेद कपड़े पहनते थे क्या? हाँ, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं जब सेकंड सैटरडे रहता है, या फिर वहाँ पे टैबरनेकल में जब पहनते हैं जनवरी 30 तारीख को, और बाकी टाइम के लिए ऐसे कुछ वहाँ कॉमन ड्रेस रखते हैं उन लोग। तो आपने यहाँ पे आया, यहाँ पे जियोन में शादी कर ली आप लोगों ने, तो आपको ये बताया गया कि संतान नहीं होना चाहिए, संतान
शैतान का बच्चा होता है तो आपके वो वैवाहिक जीवन कैसा रहा? क्योंकि उसमें जिയോन का वो इन्फ्ലുएंस बहुत बड़ा है. അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കുട്ടികൾ വേണ്ട, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഗർഭധാരണം തടയുക, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ദാമ്പത്യ സുഖമറിയാതെ നിങ്ങൾ സിയോണിന് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിക്കുക ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു, യോജിച്ചിരുന്നോ? हाँ, मैं शादी हुआ था तो नहीं इतना, ये बाद में मुझे प्रॉब्लम होने लग गया था तो मैंने हस्बैंड से बोला आप थोड़ा अपना ट्रीटमेंट लीजिए. तो बोलते हैं अरे सियोन में बोला है ना बच्चा पैदा नहीं करना है तो तुम्हें समझता नहीं है, ऐसे सब अभी तुम्हें समझता नहीं है. तो ऐसे बहुत बार हमारा काउंसलिंग कराया गया. हर काउंसलिंग में यही बोलते हैं वहाँ के लोग कि बच्चा पैदा नहीं करना है, तुम्हें समझता नहीं है, तुम्हें बच्चों से प्यार है कि अप्पा से प्यार है, गॉड से प्यार करो, गॉड से ये रखो, तुम्हें ना हस्बैंड से प्यार करना है ना कोई ज़मीन जायदाद से प्यार करना है, तुम्हें सिर्फ गॉड से प्यार करना है, तो सब कुछ छोड़ दो वो सब चीज़ों में, ऐसे सब बोलते हैं. हाँ, बहुत सारी लड़कियों को एबॉर्शन करवा गए ना वहाँ पे, क्योंकि वो शैतान का बच्चा है तो इसलिए हम ये बच्चा नहीं रख सकते. अगर शादी के पहले जियोन में आएगा तो आपको बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए. अगर शादी के बाद आएगा तो बच्चा कोई बात नहीं, वो दैविक बच्चा है. तो ये सब सुनने के बाद आप तब भी कोई आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्या? नहीं, शादी के पहले का मुझे इतना नहीं मालूम था, लेकिन हाँ शादी के बाद मैंने ये सब सुना है कि मतलब वहाँ बच्चा पैदा नहीं करना है, ऐसे सब बोला गया. दूसरा बोलते हैं कि हस्बैंड बोलते हैं नहीं तुम्हें मना किया है ना बच्चा पैदा नहीं करना है तो फिर तुम मुझे क्यों प्रेशर डाल रहे हो. सियोन ने मना किया है, सियोन के लोगों ने मना किया है, वो नवीन का नाम लेते हैं कि नवीन ने मना किया है, चेची ने मना किया है कि सियोन में बच्चा पैदा नहीं करना है, तुम्हें समझता नहीं है. ऐसे सब बहुत सारे जनों का नाम. वो जब भी हम काउंसलिंग के जाते थे तो हमेशा हम लोगों को अलग ही, उनको पर्सनली अलग कुछ समझाते थे और मुझे कुछ अलग समझाते थे. हमेशा ये बोलते हैं गॉड तुमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए तुम्हें बच्चे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बच्चा पैदा नहीं करना है, समय हो चुका है, समय ख़त्म होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, तुम्हें समझता नहीं है, ऐसे सब बोलते हैं. तो उन्होंने बताया कि 2012 में 2012 ലോകം അവസാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഭർത്താവിൻ്റെ ഒപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 2012 ശേഷം ചോദിച്ചില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ലോകം അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഇനി എന്താണ്? क्योंकि वो पूरा का पूरा यहाँ पे है, संस्कार अभी भी यहाँ पे है, कुछ नहीं खत्म हुआ है. तो इसलिए आपने कभी भी कोई भी आपके वो ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी वो फॉलोवर्स नहीं पूछा उनसे क्यों अभी भी हम जिंदा हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछा? ऐसे पूछने वालों को सियोन से बाहर निकाला जाता है. अगर ऐसे कोई पूछेगा कि ये ऐसे क्यों है वो वैसे क्यों है तो उनको बोला जाता है तुम्हारे अंदर शैतान घुस चुका है, तुम दुनिया के जैसे बातें करते हो इसलिए तुम्हें सियोन से निकाला जा रहा है. और ऐसे निकालने के बाद उसके नाम का मैसेज पूरे कोटायमा में सबको भेजा जाएगा और उसका फ़ोटो भेजा जाएगा कि ये शैतान का बच्चा है, ये सियोन के विरुद्ध बात कर रहा है, इसको सियोन से निकाला गया है. ऐसे वहाँ का रूल है, इसलिए कोई कुछ पूछता नहीं है. हालांकि सबके मन में डाउट है लेकिन कोई किसी से इस बारे में बात नहीं करता है. जो ज़्यादा क्लोज हैं, ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, उन लोग ही आपस में बात करते हैं इस बारे में. तो इज्जत बचाने के लिए वो आपके कम्युनिटी के था. तो कब आपको ये एहसास हुआ कि ये सब कुछ फ्रॉड है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है? क्योंकि वैसे तो आपको बच्चा नहीं पैदा कर सकते आप, तो स्ट्रिक्ट वो रेस्ट्रिक्शन है. तो वैवाहिक जीवन कैसा चला? वो बचा नहीं है तब भी हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिला था या वो भी डिप्रेशन में या बच्चा नहीं होने की वजह से नाराज़ थे क्या? नहीं, वो नाराज़ नहीं थी, हालांकि उनको बहुत सारी बीमारी भी थी. एक तो प्लस वो भी था, फिर प्लस पॉइंट ये कि सियोन से बोला गया कि बच्चा नहीं पैदा करना है तो उनकी तरफ ही ज़्यादा करके ये सारी चीज़ें मैच हो रही थी. जब मैं कुछ बात बोलती हूँ तो अरे सियोन में बोला है ना बच्चा पैदा नहीं करना है, क्लास में चेची ने बोला है ना कि बच्चा पैदा नहीं करना है, नवीन चेटा ने बोला है ना बच्चा नहीं पैदा करना है, फिर तुम काहे के लिए मुझे बार बार बच्चे के लिए बोलती हो. मैं अगर किसी बच्चे को गोद में लेती थी तो भी चिढ़ जाते थे, मेरे को गालियाँ देते थे कि तुमको बच्चा बहुत पसंद है इसलिए सबके बच्चों को गोद में लेती हो, ऐसे सब मेरे साथ करते थे. लेकिन फिर भी मैंने बोला मैं क्या करूँ, जब मुझे बच्चे पसंद है तो क्या आप ऐसे क्यों मेरे साथ कर रहे हो. सियोन में बहुत बच्चे पैदा भी हुए हैं और कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं. तो मैं अगर बच्चा हो जाएगा तो बोलते हैं कि नहीं सियोन में बोला है तुमको बच्चा पैदा होगा तो वो मन बुद्धि पैदा होगा, नहीं तो वो मर जाएगा. इन लोग पहले से ही भविष्यवाणी कर देते हैं इस तरीके से. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് എബോർഷൻ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും കൂടുതൽ, പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് എബോർഷൻ നടന്നത്.
वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि एबॉर्शन कैसे हुआ, कब हुआ। तो वो अगर एबॉर्शन हो गया तो वो जानते थे कि हाँ, शैतान का बच्चा है। अगर वो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो इतने सारे लोग एबॉर्शन कर रहे हैं तो कभी भी किसी को शक नहीं हुआ? अब जिन लोगों ने कराया है ये बात तो उनको ही पता कि मतलब अबॉर्शन जिन लोगों ने कराया इस तरीके से, मुझे तो अभी तक कोई अबॉर्शन कराने की नौबत नहीं आई, क्योंकि हस्बैंड ने मेरे साथ वैसा रिलेशन नहीं रखा था कि मुझे कभी बच्चा रुके, ऐसे मेरे साथ हुआ ही नहीं था। वो हमेशा सेफ्टी यूज़ करके ही मुझे, मतलब जिस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है वैसे रखते थे। लेकिन जिन लोगों ने अबॉर्शन करवाया है उन लोगों को ही और उनके दिल की बात उनको ही पता। उसमें से कि कोई हस्बैंड की मर्जी है तो किसी की बीवी की मर्जी नहीं है, और बीवी की मर्जी है तो हस्बैंड की नहीं है। इस तरीके से उन लोग हस्बैंड वाइफ को अलग अलग क्लास देते हैं, अलग अलग समझाते हैं कि तुम हस्बैंड को बोलेंगे तुम्हें गॉड बहुत प्यार करते हैं, तो हस्बैंड वो प्यार में भर के तुम्हें अपनी बीवी की बात नहीं सुननी है, बच्चा की अबॉर्शन करो ऐसे। या फिर बीवी को बोलेंगे तुम हस्बैंड का बात मत सुनो, बहुत अच्छा है, गॉड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें ये बच्चा नहीं रखना है, ऐसे बोल के एक दूसरे के प्रति उन लोग भड़का देते हैं और फिर इंसान उसमें बहक जाता है। उसमें आने के बाद किसी का दिमाग कुछ भी नहीं चलता है, सारे जन जैसे उन लोग बोलते हैं वैसे ही हम लोग करते हैं। അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിയോണിൻ്റെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്, ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നു ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു സിയോണിലെ ആളുകളോട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരുന്നു? उनके भाग में एडवाइस ऐसे रहता है जैसे कि वो कुछ बोलेंगे, अगर हमने नहीं सुना तो वहीं पे वो डिवोर्स की बातें कर देते हैं। अगर मैंने बोल दिया, मुझे बोला कि तुम्हें बच्चा पैदा नहीं करना है, अगर मैंने जिद करके उस काउंसलिंग में बोला नहीं मुझे बच्चा चाहिए, तो फिर बोल देंगे हस्बैंड को तुम्हारी बीवी सियोन के विरुद्ध है, वो सियोन में रहने के लायक नहीं, उसके अंदर शैतान की आत्मा है, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, उसको छोड़ो, उसको डिवोर्स करो, हम भी उसको सियोन से निकाल देंगे। ऐसे करके उन लोगों ने बहुत फैमिलियों को तोड़ा है, बहुत फैमिलियों को अलग कर दिया है। അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സിയോണിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ? उनके अंदर क्या क्या होता है? उनकी प्रेयर के तरीके कैसे होते हैं? उनके वो प्रोसेस होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस कि आप जितने भी आपकी जानकारी है उनकी प्रोसेस कैसे है? बस कुछ नहीं है, बस यही है, जो पैसे वाले रहते हैं उनको अंदर रखने का एक है, और जो गरीब है जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, या फिर जो गरीब रह के भी कुछ जो कुछ है सब कुछ दे भी दिया है, फिर उनके पास अगर कुछ नहीं है और प्रार्थना कर रहे हैं, या उनकी छोटी सी भी गलती है, या फिर उन्होंने कोई सवाल उठा लिया, सियोन में ऐसे क्यों है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, या फिर उन्होंने बोला कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, उस चीज़ के लिए फिर उन लोगों को दूसरी कैटेगरी में गिना जाता है, और फिर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। बोलते हैं कि इनको अभी सियोन से निकाला जाएगा, इनसे कोई कांटेक्ट मत करो, ये नंबर सब ब्लॉक कर दो इन लोगों का, इस इंसान से किसी से भी कांटेक्ट मत रखना, ऐसे बोल के बहुत मेंटली फिजिकली मतलब ऐसे टॉर्चर करते हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे नहीं पता है, मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने वहाँ आत्महत्या भी की है, ये सब प्रेशर आके। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, इसके लिए मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अभी तक यहाँ खड़ी हूँ। मुझे जब ऐसे इन लोगों ने छोड़ा था, मैं 3 साल मेरे को हस्बैंड से अलग रखा है। सियोन बोलता है केरला मत आओ, तुमसे केरला से कोई लेना देना नहीं है। मैं सियोन के गेट पे घुटने से खड़ी हो गई थी, इतना माफ़ी मांग रही थी, कोई मेरी बात नहीं सुनी। सबने मुझे धक्का मार के ऐसे सर पे हाथ लगा के जोर जोर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया कि तुम्हें हमने सियोन से निकाल दिया, हमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुमको जो करना है जाके करो, ऐसे बोल के निकाल दिया। मैं उस रात त्रिशूर में पूरी रात स्टेशन पे बैठी रही, ना मुझे कोई भाषा का एक तो प्रॉब्लम था, ना मेरा कोई यहाँ पहचान वाला था, मैं किससे बात करूँ क्या करूँ। पूरी रात स्टेशन पे बैठ के मैंने, फिर दूसरे दिन का मुझे टिकट मिला, फिर मैं मुंबई चली गई, वहाँ जाके फ्रेंड्स लोग से थोड़ा बातचीत करके उनके घर पे रही, कभी किसी के घर रही, कभी किसी के घर, कभी तो किसी का घर नहीं मिलता था, सब जॉब पे जाते थे, तो पूरे दिन मैं स्टेशन पे बैठती थी, रेलवे स्टेशन पे, और ऐसे ही बैठे बैठे पानी पी के रहती थी। फिर उन लोग आते थे अपने घर पे, तब जाके मैं उनके घर में बैठ के खाना खाती। तो जब भी आपको ये परेशानी सब कुछ हो रहा है, तो आपके पति के बर्ताव कैसा था? क्योंकि आप दोनों ने लव मैरिज की है, तो आपके पति की बर्ताव की आपसे तभी प्यार था या तब आपको छोड़ चुके थे?
उन्होंने ही छोड़ा है। उनको सब सियोन वाले और उनके घर वाले ही भड़का रहे हैं कि उसको छोड़ दो, वो हिंदू है, हम लोगों को तकलीफ दे सकती है, हमने उसका धर्म परिवर्तन किया है, इसके लिए उसको छोड़ दो, डिवोर्स कर दो। इसलिए सियोन से भी मुझे निकाल दिया। मैं उसमें सियोन में मैंने आज तक कोई चर्च में ऐसे नहीं देखा है कि हम चर्च में हम जाना और आना है, कि हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये चर्च ऐसा है, ये सियोन ऐसा है कि यहाँ पे हर किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं और हस्बैंड को भड़काते हैं, बीवी को भड़काते हैं कि इन लोगों को अलग कर दो, डिवोर्स कर दो। और मेरा डिवोर्स करने के लिए भी इसमें सियोन का ही हाथ है, सियोन के लोगों का हाथ है। उसमें नवीन का नाम है और डै सच्चांदी करके है, सैंडो का नाम है और जोस मैथ्यू है। मुझे बाकी सबके नाम अच्छे से नहीं मालूम है, जिन लोगों के नाम पता है मैं उतने ही नाम आपको बता सकती हूँ। ഈ 2012 തൊട്ട് 2012 മുതൽ 2021 ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തോളം ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം സമയം അവിടെ ഇത്രയും സമയം അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂറൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നില്ല, 8 hours. को तो 24 आवर्स बोला है। जो हाउस वाइफ है, जिनको घर में कुछ काम नहीं है, तो 24 घंटा खाना पकाना करो, वो खाना बनाते रहो तो भी प्रार्थना करो। तो हम तो वैसे ही जैसे बताया गया था वैसे ही प्रार्थना करते थे घर में, सारे दिन प्रार्थना 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 करके पूरा माइंड पूरे प्रार्थना में रख के, कभी ना कोई पाप करने के लिए सोचा, ना कभी बाहर कुछ जाने के लिए सोचा। हर टाइम प्रार्थना प्रार्थना, इस तरीके से पूरा माइंड खराब कर देते हैं। इसलिए फिर वो किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं। बाहर से बुला तो लेते हैं, सद्वार्ता दे के ये सियोन में लेके आ जाते हैं और वो टाइम दिखाते हैं ये तुम्हारी फैमिली है, बाहर का फैमिली नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारा सब फैमिली है। उसके बाद उन लोग निकालते हैं जब सियोन से, तो सबसे बोल देते हैं कि उससे कांटेक्ट नहीं रखना है, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, फिर कोई बात नहीं करेगा। हमको कहीं अगर किसी ने देख भी लिया सियोन वाले ने, तो हमें गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं और हमें धक्का मारते हैं, बोलते हैं ये गंदे लोग हैं, ये गंदी औरत है। फिर हमें बहुत गंदी तरीके से शब्द यूज़ करके बोलते हैं कि सियोन से निकाला हुआ है, इसको इज्जत नहीं देने का, ये बहुत गंदी है। जब तक सियोन में रहेंगे तो ये लोग बहुत लाड़ प्यार दिखाएंगे, लेकिन सियोन से बाहर निकलने के बाद लोग बहुत ही गंदी तरीके से हरकतें करते हैं कि ये गंदे लोग हैं, इनसे बात नहीं करना चाहिए, बहुत बेइज्जती करते हैं। ऐसे ही उन लोगों ने मेरे साथ भी किया था। मैं गेट के पे खड़ी थी, मुझे बोल रहे थे ये गंदी औरत है, इससे बात नहीं करना है, इसको अभी इसका हस्बैंड डिवोर्स देगा, इसको सियोन से निकाला है, निकलो तुम यहाँ से, नहीं पोड़ी नहीं आ रहा है, नहीं पोड़ी, ऐसे करके मुझसे बातें करके मुझे धक्का मार के निकाल देते थे। मैं आलोर पुलिस स्टेशन में गई, वहाँ बताया, उन लोगों ने भी मुझे कोई बात नहीं करी। उन लोगों ने भी बोला तुम मुंबई से हो, जाके मुंबई में पुलिस कंप्लेंट करो, हमें यहाँ कुछ नहीं पता। मैं इतनी रोई वहाँ पर, लेकिन आलोर पुलिस स्टेशन वालों ने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन लोगों ने भी मुझे धक्के मार के निकाल दिया। बहुत टाइम तक तो मैं खड़ी रही, कितने टाइम मैंने सर आवाज़ दे रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पे पैसे भरे हुए थे। इन लोग सबको जाके पैसे भर देते। पुलिस स्टेशन में भी सियोन ने जाके पैसे भरे थे कि ये लड़की की बात नहीं सुनना। मैं कैसे वहाँ से निकली बाहर, तो पुलिस वाले बोलते जाके मुंबई में करो, यहाँ का केस नहीं है, वो मुंबई में ले जाके तुमको छोड़ के गया, हमको मालूम नहीं वो यहाँ नहीं है। हालांकि ये कब के बात है, आप कब आलोवा पुलिस स्टेशन में गए हो, कब कंप्लेन दी है आपने? और अगर उन लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी तो आप किसी ऑफिशियल के बारे पास गए, या कमिश्नर, ये वो वनिता कमीशन होता है ना महिला के लिए? यहाँ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, भाषा का प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में पैसे भी नहीं थे। मैं जैसे उधार कर्ज करके अपने फ्रेंड लोग से टिकट का बंदोबस्त करके आती थी। ट्रेन में खाना तक नहीं खाती थी, सिर्फ पानी पी के आती थी कि मुझे त्रिशूर से मुरियार आने के लिए कम से कम 600-700 रुपया लगते हैं। इस वजह से मैं खाना तक नहीं खाती थी, कि वो सब पैसे गिनती करके मैं अपने पास रखती थी कि मैं खाना खाऊंगी तो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो ये मुझे ये तक नहीं पता कि मैंने पुलिस ऑफिसर कहाँ है, क्या है, मुझे कुछ भी यहाँ का पता नहीं था। सिर्फ आलोर पुलिस स्टेशन मालूम था, इसलिए मैं वहाँ चली गई थी। लेकिन उन लोगों ने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी। मैं यही साल में 4 बार मैं केरला आई हूँ, 4 बार, चारों बारों के मेरे पास टिकट भी है। मैं 4 बार आई थी, मैं सियोन में गई, वहाँ हाथ पैर जोड़े, उन लोगों ने वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया। फिर पुलिस स्टेशन में गई तो उन लोगों ने भी मुझे निकाला। लास्ट ये महीने में जब आई हूँ यहाँ पर, मैं डायरेक्ट अपने पति के घर गई। 2 महीने पहले आई थी मैं, 2 महीने पहले नहीं, 3 महीने पहले।
3 महीने पहले जब मैं आई थी तो मेरे को यहाँ पे हस्बैंड के घर गई तो वहाँ पर उन लोगों ने मुझे धक्के मारे, मेरा सामान फेंक दिया, मुझे यहाँ पे ऐसे इधर ऐसे करके यहाँ से और दुपट्टा ऐसे खींच के ऐसे बाहर निकाला, शैतान पट्टी पता नहीं क्या क्या ये मलयालम में गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए थे, चंदा पहनने ये वो पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए थे मलयालम में। मुझे कुछ समझ रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था, मैं बहुत रो रही थी। और मेरे हस्बैंड की जो ब्रदर की वाइफ है उसने भी, और वहाँ के जो पड़ोसी हैं जो सियोन के बहुत बच्चे हैं वहाँ पे कुटामा है, उन लोगों ने, विल्सन की औरत है और भी बहुत जन है, मुझे सबके नाम नहीं पता है, उन लोगों ने मुझे धक्के मार के मार पीट के बाहर निकाल दिया। फिर उन लोगों ने पुलिस को बुलाया, आलोर पुलिस स्टेशन से पुलिस आई, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी है, मैंने ये मेरे हस्बैंड का घर है। तो बोले उन लोगों ने कोर्ट ऑर्डर लेके रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम भी कोर्ट ऑर्डर लेके आ जाओ, उन लोगों ने इंजेक्शन फाइल किया है, ऐसे बोला। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड यहाँ पे है, मैंने हस्बैंड को वहाँ देखा था, मेरे हस्बैंड मेरे सामने से गए थे, मैंने बताया पुलिस को, पुलिस ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, पुलिस सिर्फ उन लोग की बात सुन रही थी, मेरी बिल्कुल बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि उन लोगों ने पैसे खिलाए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, इसलिए उन लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। इतने में उन्होंने बनीदा पुलिस को बुलाया, जब उन लोग लेडीज पुलिस आई उन लोग मुझे यहाँ पे लेके आ गए थे, सगी में उन लोगों ने मुझे रखा, 5 दिन में वहाँ पर थी। സഖിയിൽ എത്ര ദിവസം താമസിച്ചിരുന്നു? 5 दिन थी वहाँ पर, 5 दिन मुझे वहाँ सगी में रखा। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मुझे मेरे हस्बैंड के घर वालों से बात करनी है, तो बोले हाँ हम अभी आएंगे, ऐसे बोल बोल के 5 दिन उन लोगों ने मुझे यहाँ रखा। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड के घर छोड़ दो। नहीं अभी तुम्हें उन लोगों ने कोर्ट ऑर्डर लिया है, हम वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, ऐसे बोल के इन लोगों ने यहाँ से मुझे त्रिशूर में लेके चले गए, वहाँ महिला मंदिर में रखा। वो महिला मंदिर में सब मेंटल लोग हैं, सब पागल लोग, कोई अच्छी औरत नहीं थी, सब पेशेंट थे, दवाई खाने वाले और बहुत बुरी तरीके से दिख रहे थे। वो ऐसे लोगों के बीच में मुझे वहाँ रख दिया। मैं वहाँ 2 महीना थी और मैं हमेशा उन लोगों को बोलती थी मुझे किसी से बात करने के लिए फ़ोन दे दो। महिला मंदिर में उन लोग मुझे किसी से कांटेक्ट करने नहीं दे रहे थे, बात करने भी नहीं दे रहे थे। और मैं जब परेशान हो गई थी, जब मैं चिल्लम चाली कर रही थी, जब मैंने बोला अगर आप ऐसे करोगे तो मैं सुसाइड करूंगी, तब उन्होंने मुझे फ़ोन करने दिया। तब मैं वहाँ से महिला मंदिर से बॉम्बे चली गई। बॉम्बे में जाने के बाद मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, मेरी इतनी हालत हो गई थी। वहाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया, वहाँ पे मेरे को ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया। उसके बाद थोड़ी तबीयत ठीक हुई, फिर मैं अभी आई। ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് സിയോണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിയോണിലെ ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നോ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ മരുന്നുകളോ മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിരുന്നു? वहाँ पर झूठ बोल बोल के दवाई खिलाई जाती है और डिप्रेशन की टैबलेट खिलाते हैं कि इंसान पागल हो जाए ऐसे। तो मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हस्बैंड को मैंने कहा था मेरा सर दुख रहा है ऐसे बोल के, तो वो दवा ला के सियोन से देते थे कि ये दवाई खाओ। तो वो दवा खा के मैं हमेशा लेटी रहती थी, सोती रहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे को क्या हो रहा है। तो मैं ഒരിക്കൽ പോലും ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് എന്തിനുള്ള മരുന്നാണ്, തലവേദനയ്ക്കുള്ളതാണോ പ്രഷറിനുള്ളതാണോ, എന്തിനുള്ള ഗുളികയെന്ന് ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു? पूछा था तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तुमको सर दर्द है ना, तो मैंने सर दर्द का दवा दिया है। तो मैंने कहा सर दर्द नहीं, मुझे नींद आती है, ये दवा खाने से मैं हमेशा सोते रहती हूँ, मुझसे काम भी नहीं हो रहा है, घर का सब काम पड़ा रहता है, हाँ कुछ नहीं है वो हो जाएगा काम, ऐसे बोल के छोड़ देते थे। लेकिन इन लोगों ने झूठ बोल बोल के मेरे को हाई डिप्रेशन की टैबलेट खिलाई थी। അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഹൈ ഡിപ്രഷൻ്റെ മരുന്നാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി? എത്ര കാലം कब तक आपने ये मेडिसिन खाया था? कम से कम इन लोगों ने मुझे 1 महीना ये दवाई खिलाई थी। जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया था तो मैंने मेरी फ्रेंड को व्हाट्सअप करके पूछा कि ये दवाई किस चीज़ की है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उसने चेक किया, कुछ डॉक्टर से पूछा तो बोला ये हाई डिप्रेशन का टैबलेट है, ये इतना जल्दी मेरा एज बताया तो बोले ये एज में इस लड़की को क्यों दिया जा रहा है, क्यों खिलाया जा रहा है, ये सब दवाई नहीं खानी चाहिए उसको। तब मैंने जाके हस्बैंड को पूछा कि आपने मुझे क्यों ऐसे दवाई खिला रहे हो? नहीं वो सियोन से दिया है, वो खाना पड़ेगा, सियोन का हर चीज़ हमको पालन करना है, अगर तुमने पालन नहीं किया तो तुम्हें सियोन से फिर निकाला जाएगा, ऐसे सब बोल बोल के इमोशनल से बोल के बात करके वो खिलाते थे। लेकिन मैं फिर गुस्से में आकर मैं सियोन में जाके मैंने वो डॉक्टर से बात की, मैंने कहा आप मुझे ये दवाई क्यों खिला रहे हो? तो बोले कि वो तुम्हारा हस्बैंड ने बोला है रोज़ को डिप्रेशन है इसके लिए मैं खिला रहा हूँ ऐसे। ഡിപ്രഷൻ്റെ ഗുളിക ഒരിക്കൽ പോലും പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാതെയാണോ ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നത്?
वहाँ पर पता नहीं वो डॉक्टर का सिस्टम अलग ही है। मैंने पूछा था कि आपने मुझे देखा नहीं, मुझे बात नहीं की, आपने कैसे मुझे डिप्रेशन का टैबलेट दे दिया? तो बोलते हैं आपका हस्बैंड तो है ना बोलने के लिए, आप घर में हो, बीमार हो, तो हमको ऐसे बोल के दिया। फिर मेरे हाथ में से वो दवा उन लोगों ने छीन लिया, निकाल हाथ में से ले लिया, बोले जाओ अभी तुम मत खाओ, ये दवा मुझे दे दो, ऐसे बोल के वो बात वहीं पे छोड़ दी। फिर मैं दूसरे बाहर एक कैलेंटी केरा, वहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर है, कहाँ पे? कैलेंटी केरा में ये साइड से ऐसे निकल के जाते हैं, वहाँ पर एक लेडीज़ डॉक्टर है। फिर वहाँ से मुझे थोड़ी दवाई दिलाई। फिर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे दवा दिलाई तो थोड़ा ठीक हो गई थी। तो जब वो हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने बताया नहीं कि आप अभी तक अब बहुत डेंजरस मेडिसिन दवाई ले रही हो, तो क्यों लिया? भाषा नहीं मालूम था। डॉक्टर से हस्बैंड बात करते थे कि इसको ऐसे थोड़ा सर दुख रहा है, बीच में शायद इसने कुछ गलत दवाई खा ली है, बस ऐसे कुछ बोला था। लेकिन मुझे भाषा नहीं समझा। ओके ओके डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल के लिख देते थे। हर जगह हस्बैंड ही बात करते थे क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती थी इसके लिए, और मैं बोलती थी हिंदी में, तो डॉक्टर ऐसे ऐसे सिर्फ सर हिलाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो हस्बैंड ने ही उनको बात की थी। तो मैंने फिर भी उनको बोला, मैंने कहा आप उनको बताओ आपने मुझे गलत दवाई खिला। हाँ तो पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाएगा ना, ऐसे बोलते थे। ഈ സിയോണിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി റിസിപ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിരുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ സിയോണിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിനു ശേഷം ഭർത്താവിന് കുറച്ച് പണവും ഒപ്പം തന്നെ സ്വർണവും ഇത്രയും കാലത്തെ സേവിങ്സ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയും, അതെന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ പറയുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, സിയോൺ ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ സേവിങ്സ് തിരിച്ചു തരുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने डिवोर्स केस फाइल किया है, क्योंकि घर पे गई थी तो उन लोग ने सबने अड़ोस पड़ोस के लोग ने जब धक्का मारा था और उनकी भाभी ने, वो लोग ने सब ने यही बोला कि तुम्हारे जो भी ने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया, अभी वो तुमको डिवोर्स करेगा क्योंकि तुमको सियोन से निकाल दिया, इसके लिए वो तुमको डिवोर्स ही करेगा। अब नहीं, സിയോണിന് പുറത്താക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡിവോഴ്സ് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? हाँ ऐसा ही होता है। सियोन से बाहर निकाल दिया तो डिवोर्स होना ही है, ऐसा है वहाँ का सिस्टम। और सियोन ही है इसमें मेन, हर जगह हस्बैंड वाइफ को अलग करने के लिए या तो वाइफ को अंदर रखेंगे, हस्बैंड को बाहर रखेंगे, या तो बच्चों को अंदर है, माँ बाप को बाहर कर देते हैं। ऐसे करके उन लोग फैमिली को तोड़ देते हैं। ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കുട്ടികളെ അകത്ത് വെച്ച് മാതാപിതാക്കളെ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് വന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? अभी ऐसा केस तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारी फैमिली के मैंने सुना है कि बच्चे जो मतलब मेच्योर हैं, जो उम्र में बराबर हैं, मतलब 18 के ऊपर हैं, 21-20 तक हैं, अगर उनको अंदर रखा है, माँ बाप को बाहर निकाला है या माँ बाप को अंदर रखा है, उन बच्चों को बाहर निकाला है, तो कोई एक्शन लेने के लिए नहीं आता है, कोई जल्दी सामने आता ही नहीं है। क्योंकि इन लोग गुंडागर्दी भी बहुत करते हैं। लोग जाके कोटेशन देते हैं मारने के लिए, सियोन वाले कोटेशन देते हैं कि इसने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई है तो हम इसको मार देंगे, हम लोग ये करेंगे। मुझे भी बहुत सारी धमकियाँ दी गई थी जब मैं बोलने गई थी कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, तो बोले अगर तुमने आवाज़ ज़रा भी उठाया या कुछ भी किया तो हम तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। ऐसे वो छुरी दिखा के ऐसे बोला कट्टी कर देंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ हरकतें बोली। लेकिन तो कभी उन्होंने कोशिश की कि आपको मारने की कोशिश नहीं। अब ये जो न्यूज़ पहुंचेगी उनके पास तो लोग मुझे ढूंढेंगे, वो लोग मेरे पे हमला कर सकते हैं। ഇത്രയധികം ഭയമുണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ റിയലി വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേടിയുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം अभी भी अब आप मीडिया के सामने आए, अब आप सब कुछ खुल के बता रहे हो, तो क्या इंटेंशन है इसके पीछे? आपके वो आपको करेज कहाँ से मिला? ये इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि मैं 3 साल बहुत मैंने स्ट्रगल किया, सब कुछ मैंने सोचा मैं कोर्ट कचहरी नहीं जाऊं, घर में बैठ के सारी चीज़ें समझ जाऊं, या फिर सियोन वाले थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करवा दें। बहुत सियोन के भी हाथ पैर जोड़े, हस्बैंड के भी, फैमिली के भी, सब कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन लोगों ने कोर्ट ऑर्डर लेके रखा है, इंजेक्शन फाइल किया मेरे ऊपर कि तुम घर में नहीं आ सकती, हम तुमको घर में नहीं रखेंगे। ऐसा कानून है, मुझे भी समझ नहीं आता कि एक बहू को घर से निकाल दिया और हस्बैंड वही घर में रह रहा है। ऐसे कैसे ये कानून है? एक तरफा ये कोर्ट ऑर्डर दे दिया, मुझे ये भी चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई है। फिर भी मैंने अभी तक मैं चुप बैठी, मैंने थोड़ा उनको टाइम दिया कि शायद आ जाएं, वापस समझ जाएं, लेकिन नहीं, मैं उनसे ना डिवोर्स चाहती हूँ ना कुछ नहीं, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, अभी भी मैं उनके साथ रहना ही चाहती हूँ। मैंने वो सियोन विश्वास नहीं छोड़ा है, आज भी मैं ना हिंदू का कोई पालन करती हूँ, ना पूजा, ना पाठ, ना कोई मंदिर,
जैसे वहाँ प्रार्थना सिखाई गई है वही प्रार्थना मैं अभी भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन उन लोगों ने तो मेरे अभी भी आप जियोन में भरोसा रखते हो? हाँ, मैं अभी भी सियोन में ही भरोसा रखती हूँ क्योंकि शादी वहीं हुई है, सब कुछ वही है। क्योंकि मेरा 11 साल से मैंने अपना पूजा पाठ सब कुछ छोड़ के 11 साल से बाइबल में विश्वास कर रही हूँ, तो अभी भी मेरा विश्वास वही है। लेकिन अब उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया है तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी नहीं मुझे समझ। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप बाइबल में भरोसा रखते हो या जियोन में भरोसा रखते हो? बाइबल में विश्वास रखती हूँ। सियोन में जो सिखाया है वो सब है ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत झूठ सारी बातें यही है क्या अलग-अलग करते हैं। ये लोग फैमिली को जो तोड़ते हैं ना, यही चीज़ बहुत गलत है और वचन जो सिखाते हैं, वचन के विरुद्ध ही बात करते हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु एक दूसरे को इसलिए बनाया कि एक दूसरे से प्यार करना है। जैसे प्रभु ने हम सबसे प्यार किया है, वैसे हम सबको एक दूसरे से प्यार करना है। ऐसे है बाइबल में लिखा, लेकिन ये लोग अलग ही है। ये लोग बोलते हैं हमें एक दूसरे से प्यार नहीं करना है, हमें प्रभु ने प्यार किया तो हम सिर्फ प्रभु को प्यार करें। हमें माँ बाप से, पति से, बच्चों से, किसी से प्यार नहीं करना है। हमें खाली जो प्रभु बोलेंगे उसका पालन करना है। तो उनकी वो लीडर्स है ना, सियोन की लीडर्स, वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं? रिच लाइफ फॉलो करते हैं आपके सामने, या उनके भी बच्चे, पति पत्नी, फैमिली वो सब होते हैं ना, तो उनकी आपकी तरफ वो एटीट्यूड कैसा था? नहीं तो उनकी लाइफस्टाइल कैसा था? उनका लाइफस्टाइल ऐसे है कि वो सामने जो लाइफ दिखाते हैं रियल में वैसी लाइफ नहीं है उनकी। वो सामने जो लाइफ दिखा रहे हैं बहुत ही हम स्टेज पे जब आते हैं क्लास लेते हैं सब कुछ है। वो नवीन है वो बहुत ये दिखाएंगे, बहुत गॉड तुमसे प्यार करते हैं, बहुत कुछ दिखाएंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में देखा जाएगा तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। मूवी देखेंगे, जैसा उनको जो लाइफ जीनी चाहिए। हम लोगों को सब कुछ मना किया है, ना मूवी देखना है, ना एंटरटेन करना है, ना बाहर कहीं घूमने के लिए जाना है, ना दूसरे विजातियों के लिए घूमने जाना है। और ये जो दिवाली होली जो भी कुछ फेस्टिवल होता है और ये जनवरी 15 अगस्त ये कुछ भी ऐसे होता है, ये सब कुछ भी नहीं मनाना। हम लोगों को ये सब करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन उन लोग सब ये एंटरटेन करते हैं। അപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയധികം ഒരുപാട് അവർ ടോർച്ചർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് അടിച്ചു, ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു. എന്തെങ്കിലും ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോഴെന്തെങ്കിലും ഇത്രയധികം കേസ് നടക്കുന്നു, തനിയാണ്, ഭർത്താവിന് അറിയാം നിങ്ങൾ തനിയാണെന്നുള്ള കാര്യം, എപ്പോഴെങ്കിലും ഭർത്താവ് സംസാരിക്കാനോ കോംപ്രമൈസിനോ വന്നിട്ടുണ്ടോ? कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो अभी तक राजी नहीं है। वो मुझे पता है कि वो सियोन का प्रेशर है उनके ऊपर। सियोन ने उनको बोला है कि डिवोर्स करने के लिए। सियोन ने बोला अगर वो लड़की से तुम मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात बोली थी जब मुझे बॉम्बे ले गए थे, तो मुझे बोला कि सियोन ने बोला है तुमको छोड़ने के लिए, अगर मैंने तुम्हारे साथ रहा तो मुझे सियोन से निकाला जाएगा। ऐसे मुझे बोला मेरे हस्बैंड ने कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मुझे सियोन से और मेरी फैमिली को सियोन से निकाला जाएगा, इसके लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सियोन चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ऐसे बोल के हस्बैंड ने छोड़ा है। और आप क्या सोच रहे हो? आप क्या करने का इरादा है? क्योंकि जियोन से तो बाहर निकल चुके हैं आप, और हस्बैंड के यहाँ से भी निकल चुके हैं आप, तो वो कोर्ट ऑर्डर भी लेके रखा है, तो क्या सोच के आए हैं आप? फिर भी आप महीने में 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 4 बार आ चुके हो, तो आपके अगले का प्लान फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान कुछ नहीं है। मैं उनसे एक बार बात करना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, एक बार मुझे बात करें, क्योंकि वो घर पे बैठे हैं और छुप छुप के बैठे हैं। घर में ही हैं लेकिन छुप छुप के बैठे हैं। बॉम्बे में मुझे लेके गए थे, वहाँ पर मुझे झूठा ऐसे बहुत मीठा बात करके, सियोन में जब हम थे हम लोग झूठ बोल के बड़ा मस्का पॉलिश करके मेरा मोबाइल का पूरा डेटा चोरी करके सियोन वालों ने, और उसमें मेरे मोबाइल में फॉरवर्ड मार दिया। उसमें बहुत सारे सबूत थे मेरे पास में, सियोन के खिलाफ थे, मेरे हस्बैंड के और उनकी फैमिली के खिलाफ मेरे पास बहुत कुछ सबूत थे। वो सारा उन्होंने डेटा चुरा के और मेरा मोबाइल फॉरवर्ड कर दिया, ताकि उसमें कुछ भी नहीं, एक वायरस ऐसा घुसा दिया कि उसमें मेरा व्हाट्सअप भी नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने व्हाट्सअप का ये चालू किया था, वो भी नहीं हो रहा था, उसमें भी कंप्लेंट कर दिया। दूसरा में जब हम यहाँ से गए हैं तो वहाँ पर जाने के बाद हस्बैंड बहुत लाड़ प्यार दिखा रहे थे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद एक दिन मुझे बोले कि गाली देने लग गए थे। ഇനി ഇതുപോലെ കേസ് കൊടുക്കാനാണല്ലോ ഉദ്ദേശം, तो जियोन के खिलाफ केस लड़ने की कोई इरादा है क्या आपको?
अब करना पड़ेगा, अब मैं रेडी हूँ क्योंकि बहुत हो चुका। मैंने 3 साल से उन लोगों से 3 नहीं मैं 11 साल से इस विश्वास में हूँ, फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे कोई जस्टिस नहीं दिया है। मैं जब भी उनसे बात करने के लिए जाती हूँ तब मुझे हमेशा बोलते हैं तुम जाओ यहाँ से, तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से, मेरी फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, ना मैं अपनी फैमिली में दोबारा जा सकती हूँ, एकदम रोड पे आके बैठी हूँ। इसके लिए उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया है कि इसको बाहर निकाल देंगे तो या तो मर जाएगी या फिर कहीं चली जाएगी, हम लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अब तो मुझे एक्शन करना ही पड़ेगा और ये सियोन के विरुद्ध ही रहेगा और मेरे हस्बैंड की फैमिली के विरुद्ध, क्योंकि अब मैं नहीं चुप बैठ सकती। ये मेरा घर तोड़ने वाला मेरे हस्बैंड का फैमिली है और सियोन है, एम्पर इमैनुअल चर्च है। മലയാളം മാത്രമല്ല, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് സിയോണിൽ വന്ന് അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ആൾക്കാരുള്ള എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ കോൺവെർസേഷനോ ഡിസ്കഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? സിയോൺ വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സിയോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ? हाँ है ना, सब लोग बोलते हैं हाँ सियोन में बहुत सारी गलत प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा सब हो रहा है। ज़बरदस्ती जो बॉम्बे के लोग हैं उनसे घर बेचने के लिए बोला जाता है, अब बॉम्बे का घर बेचो, केरला में आके घर ले लो, यहाँ आके रहो। ऐसे बहुत सारी फैमिली बॉम्बे की यहाँ केरला में रह रही है। गोवा से भी ऐसे ही बोला गया, गोवा वाले हैं उन लोगों को भी घर बेच के यहाँ पे घर लेने के लिए बोला है। मतलब जहाँ जहाँ फेलोशिप है, गुजरात, कन्नड़ जहाँ भी है, तमिलनाडु जहाँ के भी है, सब लोगों को वहाँ का घर बेच के यहाँ घर लेने के लिए बोला जाता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सब डाउट है कि अगर दुनिया ख़त्म हो रहा है तो हमको यहाँ घर लेने के लिए क्यों बोलते हैं, ऐसे सब। लेकिन उन लोग सामने नहीं बात करते हैं, आपस में बोलते हैं। अगर ये किसी ने सुन लिया जाके, अगर सियोन में बता दिया कि उसने ऐसे आपस में बात किया है, तो तुरंत उसके विरुद्ध एक्शन सियोन लेता है और उसको सियोन से निकालने के लिए एक टीम बनाया जाता है। उसके पीछे खबरी लाल लगा दिया जाता है कि जासूसी करो, ये किससे मिला है, क्या है, ऐसे एक टीम बना के उसके पीछे पीछे लगाया जाता है। और लगाने के बाद में हाँ कन्फर्म है इसके अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास का कमी आ गया है, तो सियोन से उसको निकाला जाता है। और अगर निकाल दिया, यहाँ अगर किसी का घर है तो उन लोग का घर भी बेचने नहीं दिया जाता है। उनको बोलते हैं कि घर मत बेचो, घर नहीं बेचा जाएगा। और सियोन बच्चा अगर खरीदेगा, कोई सियोन वाला अगर खरीद रहा है तो फिर उसके लिए रेट कम लगा देते हैं। अगर किसी ने 10 करोड़ में खरीदा है तो उसको बोलेंगे नहीं तुमको 5 में ही बेचना पड़ेगा, नहीं है तो ऐसे उसका लॉस कराते हैं। इतना यहाँ बहुत ही बर्बादी सबकी करा देते हैं। कितने लोग तो जैसे बर्बाद होके रो पीट के चले गए हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं है। ऐसी बहुत सारी फैमिली है और कुछ फैमिली है कि वहीं रह रही है मजबूरी में, जिनको कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद करके वहाँ आ गए हैं रहने के लिए, तो क्या करें, कुछ नहीं, आपस में बोल बोल के रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है लेकिन मुंह नहीं खोल रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कोई फैमिली में हस्बैंड समझ के ले रहा है तो किसी में वाइफ समझ के ले रही है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने, दोनों ने मुझे अलग कर दिया। ना मेरा हस्बैंड का फैमिली मुझे समझ रहा है, ना हस्बैंड समझ रहा है और ना सियोन वाला समझ रहा है। इसमें मेन रोल सियोन वाले का है मेरा डिवोर्स कराने का। अगर मेरा डिवोर्स हो गया तो इसमें रूल सियोन का ही है, सियोन के लोगों का है, क्योंकि वहाँ का ही ये संविधान है। और दूसरा, मेरे हस्बैंड का फैमिली भी, उन लोग को भी मेरे से बहुत डाउरी के लिए उन लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको दहेज चाहिए। आज मैं केरला के मुख्यमंत्री से ये बात पूछती हूँ कि मैं मुंबई महाराष्ट्र की रह के मैं यहाँ आई हूँ आपके देश में, मैंने आपके देश का एक लड़के से शादी किया है, उसने मुझे ऐसे रोड पे लाके छोड़ा है, क्या इसमें वो कोई एक्शन नहीं लेंगे? क्या उनको जरा भी दर्द नहीं हो रहा है या फिर उनको बेटियों से प्यार नहीं है? मैं उनसे ये बात पूछती हूँ, कलेक्टर ऑफिस से भी यही बात मैं पूछती हूँ कि मेरे साथ जो इंसाफ कोई कौन करेगा? आज मैं ऐसे रोड पे बैठी हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई, ना बहन, किसी का सहारा नहीं है। मैं आज अपने दोस्तों से थोड़ा थोड़ा सहारा लेके जैसे तैसे आज मैं जी रही हूँ। क्या मुझे कोई इंसाफ नहीं दिलाओगे आप लोग?